तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे फॉप्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैनल। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं दीपक सर आप लोगों के सामने इडियम्स और फ्रेज की क्लास लेकर। आज हम पढ़ेंगे वोकैब का इडियम्स और फ्रेज सेक्शन, जिसमें आपको सबसे मोस्ट रिपीटेड इडियम्स और फ्रेज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, वो इडियम्स और फ्रेज पढ़ाए जाएंगे जो आपके इंडिया के अलग अलग एग्जाम में 25 से 30 बार मोस्ट रिपीटेड हैं और 25 से 30 बार इन्हें पूछा जा चुका है। कुछ इडियम्स ऐसे हैं जो 50 बार आ चुके हैं पिछले 5 से 6 सालों में अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी है, चाहे DSSB है या केवीएस है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी, ठीक है, जिसमें वोकैब आता है, इडियम्स और फ्रेजेस आते हैं, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं 25 इडियम्स और फ्रेज पढ़ेंगे, टोटल 25 पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, और बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही मजा आएगा। आप एक बार पूरा सेशन एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, 25 के 25 इडियम्स देखिएगा, आपको बैठे बैठे याद हो जाएगा और आपके जब एग्जाम में ये आएगा तो 1 सेकंड में चुटकी बजा के आप उसे जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला इडियम्स है फोम एट द माउथ। सुनेंगे ध्यान से, लिख रहा है फोम एट द माउथ। इसका क्या मतलब है? इडियम्स होते हैं कहावतें। कहावतें मतलब मुहावरे, जैसे हिंदी में कहा होता है गागर में सागर भरना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो लिखता कुछ और है, मतलब कुछ और होता है। उसी तरह यहां पर ये इंग्लिश की कहावतें हैं, मुहावरे हैं। लिखा है फोम एट द माउथ। इसका मतलब क्या है, आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये भी बताएंगे। तो मान लिया आपके एग्जाम में आता है फोम एट द माउथ, तो फोम का मतलब होता है झाग, एट मतलब पर, माउथ मतलब मुंह, मुंह के ऊपर झाग। तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी बेहोश हो गया है या झाग फेंक रहा है वो, ठीक है, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है, सुनना ध्यान से, अगर आप लोगों ने कभी कॉमिक्स या कार्टून कैरेक्टर देखा होगा, ठीक है, या कभी आपने कार्टून देखा होगा, तो आप उसमें देखोगे कि किसी कार्टून को, ठीक है, किसी कार्टून को अगर गुस्सा दिखाना हो तो उसके चेहरे के पास ऐसे गोल गोल फोम बना देता है, ठीक है, और इस तरह से चेहरे पे उसके रिएक्शन होता है, गोल गोल फोम का, उस कार्टून कैरेक्टर का ऐसे रिएक्शन देता है करके, और यहां पर करता है, यहां पे गोल गोल जो है फोम होता है। ठीक, तो उस कैरेक्टर पर फोम तब बनाता है, उसके मुंह के पास फोम तब बनाता है जब उस कैरेक्टर को गुस्सा दिखाना हो। ठीक है, तो फोम एट द माउथ का मतलब होता है गुस्सा होना। तो इसका आंसर कई बार लिखता है आपके एग्जाम में एंग्री, कई बार लिखेगा एंग्री, कई बार लिखेगा आपका गेट एंग्री, इस तरीके से। ठीक है, कई बार लिख देगा आपको एनॉयड, इस तरीके से। सबसे ज्यादा एंग्री वर्ड लिखता होता है इसका आंसर में। ठीक है, चलिए तो आगे हम इसका ऑप्शन दिखाते हैं और आंसर जो है आप लोग खुद बताएंगे पढ़ के, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिख कर आएगा फोम एट द माउथ, आंसर होगा 4, आंसर ABCD में देना है, खुद पढ़कर बताएंगे। ठीक है, खुद पढ़ के बताएंगे कौन सा आंसर होगा, पढ़िए। ब्रश प्रॉपरली, ये होगा नहीं होगा। गेट वेरी एंग्री, सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। तो अभी मैंने बताया फोम एट द माउथ क्या होता है, जब आपके चेहरे पर फोम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कॉमिक्स में, जब कैरेक्टर को गुस्सा दिखाना हो। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर आंसर बी। आंसर क्या होगा? बी। बहुत इजीली आपने पिक कर लिया होगा इसको। ठीक है, देखिए हम इंसानों के भी ना चेहरे पे ऐसे जब गुस्सा करते हैं तो फोम टाइप आता है, लेकिन दिखता नहीं है। हम इंसान जो गुस्सा करते हैं तो ऐसे करते होते हैं, तो ऐसे ना ऐसे यूं करके थोड़ा थोड़ा फोम टाइप बनता है, दिखता नहीं है लेकिन वैसे हम लोग करते होते हैं। तो हमारे मुंह पे फोम बनने का मतलब क्या है? गुस्सा होना, गेट वेरी एंग्री। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। इसी तरह बस बने रहिए, सुनते रहिए, आप लोगों को एक एक इडियम्स यहीं पर हम याद करा देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके, बढ़िया, क्या लिखा है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या मतलब होता है इसका? चलिए देखिए, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, फिट का मतलब होता है रोक देना, किसी काम को फिट कर देना, उसको रोक देना वहां पर। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसका मतलब यह है कि आपने मान लीजिए कोई काम शुरू किया, ठीक, और वो आपका काम जो है 6 महीने का कोर्स है। मान लो किसी लड़के ने, किसी स्टूडेंट ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की, ठीक है,
6 महीने का कोर्स, वो 1 महीना पढ़ा और वो छोड़कर चला गया, ठीक है, प्राइवेट में काम करने। फिर 5-6 महीने बाद आया कि नहीं हमको प्राइवेट नहीं करना, सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी की फिर से तैयारी करनी है, ठीक है। तो फिर से आकर वो शुरू किया, फिर से आकर शुरू किया, काम स्टार्ट किया, फिर से आकर, फिर 2 महीने पढ़ा, फिर छोड़ के वो चला गया, ठीक, फिक्स मतलब रोक के काम चला गया। फिर वो 4-5 महीने बाद दोबारा आया, फिर से आया, फिर 2 महीने पढ़ा, फिर से उसने आया, फिर अपना कोर्स शुरू किया और 2 महीने पढ़ा, फिर रोक के वो चला गया, ठीक। इस तरीके से वो आया गया, आया गया, आया गया, अपना 6 महीने का कोर्स लगभग 2 साल में पूरा किया। तो उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, ही कंप्लीटेड हिज कोर्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब यह है कि आप मेरे को खुद बताओ उसने अपना कोर्स रेगुलरली कंप्लीट किया कि इररेगुलरली, कैसे कंप्लीट किया? रेगुलर आकर किया कि इररेगुलर वे में? रेगुलर वे या इररेगुलर? इररेगुलर। तो अगर इररेगुलर किया है तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है काम शुरू हुआ रुक गया, शुरू हुआ रुक गया, तो काम कंप्लीट तो हुआ लेकिन इररेगुलर वे में। तो इसका आंसर हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर हमेशा इररेगुलर लिखता है। कई बार इररेगुलर लिखेगा या इररेगुलरली लिखेगा, आपका आंसर कई बार ऐसे लिख देता है, ठीक है। चलिए, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और आप पढ़ के बताइए कि इसमें से आंसर कौन सा है। एबीसीडी में आंसर देंगे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का आंसर रेगुलर होगा या इररेगुलर होगा, सर्टेन या फेयरली, कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, बड़ी आसानी से आप पिक कर सकते हैं, आंसर होगा इररेगुलरली, ठीक है, इररेगुलरली। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग अगला इडियम्स करते हैं। लिखा है बैड ब्लड, बैड ब्लड, सुनना ध्यान से। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि 2 गुट, गांव में 2 पड़ोसी हैं, आपस में नहीं बनती है, एक दिन झगड़ा हो गया दोनों के बीच में और झगड़े में खून खराबा हो गया। क्या हो गया? खून खराबा। तो 2 पड़ोसी हैं, दोनों में झगड़ा हुआ और खून खराबा हो गया, एक दूसरे का मार के सिर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, खून ही खून कर दिया उन्होंने। हम लोग कई बार बोलते हैं 2 गुटों के बीच खून खराबा हो गया। तो बैड मतलब खराब, ब्लड मतलब खून, खून खराबा, यहां से याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, खून खराबा हो जाना। तो 2 लोगों के बीच का रिलेशन जो है वो बैड ब्लड का है, ठीक। तो बैड ब्लड का मतलब क्या हो गया? 2 गुटों के बीच दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी है 2 लोगों के बीच। तो बैड ब्लड का आंसर लिखता है एनमिटी, एनमिटी, दुश्मनी होना। 2 लोगों के बीच खून खराबा हो गया, इसका मतलब 2 लोगों के बीच का रिलेशन बैड ब्लड का रिलेशन, यानी खून खराबा का रिलेशन, यानी कि एनमिटी का रिलेशन है। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बैड ब्लड, ठीक। और आप पढ़ के आंसर खुद थोड़ा बताएंगे, आंसर एबीसीडी में देंगे। क्या होगा? शूटिंग होगा, एनीमिया होगा, एनिमिटी होगा या मूर्निंग होगा? बताएंगे। एनमिटी, आंसर इज सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप इन हैंड, अगला जो हमारा इडियम्स है वो है कैप इन हैंड, ठीक। पढ़ेंगे ध्यान से, बहुत ही मजेदार इडियम्स है ये, मुहावरे पढ़ रहे हैं हम लोग। कैप का मतलब टोपी, इन मतलब में, हैंड मतलब हाथ में, हाथ में टोपी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ में टोपी लेके घूम रहे हो, ठीक है, इसका मतलब कुछ और है ये, क्योंकि कहावत है। क्या मतलब है? सुनना ध्यान से, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब एक पुलिस वाला आता है और आकर किसी डेड बॉडी को देखता है तो अपना वो कैप अपने हाथ में ले लेता है, ठीक। पुलिस वाले जो होते हैं जब किसी डेड बॉडी को देखते हैं तो वो अपना कैप अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे कि अगर कोई जवान, ठीक है, एकदम ड्यूटी पर खड़ा है, वो एकदम कैप पहन के ड्यूटी पे खड़ा है ऐसे, और सामने से जब उसका सीनियर गुजरता है तो 1 सेकंड के लिए अपना वो कैप हाथ में लेता है, ठीक, और ऐसे बोलता होता है वो गुड मॉर्निंग सर, और फिर वो टोपी ऐसे पहन लेता है। जैसे सीनियर निकलेगा तो जूनियर क्या करता है? कैप लेके गुड मॉर्निंग सर ऐसे बोलता है, तो 1 सेकंड के लिए कैप हाथ में लेता है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए 9th-10th की बात है, कोई बच्चा कैप पहन के पूरे स्कूल में घूम रहा है, अचानक से सामने प्रिंसिपल आ जाता है। जैसे प्रिंसिपल आ जाता है तो बच्चा क्या करता है? वो कैप जो वो हटा देता है, एकदम से हटाता है और सर को ऐसे बोलता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से बोलता है, और ये कैप हटा लेके पीछे लेके चला जाता है वो, ठीक।
तो ऐसा क्यों करते हैं? वो रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पेक्ट। एक पुलिस वाला जब किसी डेड बॉडी को देखता है तो अपना कैप हाथ में लेता है, रिस्पेक्ट में, डेड बॉडी की रिस्पेक्ट में। एक जूनियर अपने सीनियर ऑफिसर को देखता है, हाथ कैप में लेके फिर रख लेता है, तो वो 1 सेकंड के लिए हाथ कैप में लेता है क्योंकि वो रिस्पेक्ट शो कर रहा होता है। उसी तरह एक स्टूडेंट जो है कैप हाथ में लेके हटा देता है अपने टीचर को देख के, अपने प्रिंसिपल को देख के, क्योंकि वो रिस्पेक्ट शो कर रहा होता है। तो इसी तरह अगर कोई काम कैप इन हैंड तरीके से किया जाए तो यहां पर आंसर जो है वो रिस्पेक्ट है। क्या है? रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट देना। तो आंसर में कई बार आपके एग्जाम में कई बार सिर्फ रेस्पेक्ट वर्ड लिखेगा, कई बार लिखेगा रेस्पेक्टफुल मैनर लिखेगा, इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। कई बार जो है लिखेगा इसको आपका सिर्फ रेस्पेक्ट, कई बार लिखेगा टू शो रेस्पेक्ट, इस तरीके से। मतलब ये वर्ड, तो आपके सामने अब ऑप्शन है यहां पर कैप इन हैंड का, आप देख सकते हैं। तो कैप इन हैंड, जैसे मैंने बताया आपको, रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुल मैनर, रिस्पेक्ट वर्ड जरूर लिखेगा। आप खुद देखकर आंसर बताएं कौन सा होगा। ABCD में आंसर है, चलिए पता लग चुका होगा कि यहां क्या लिखा है? रेस्पेक्ट। मैंने कहा था रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुल ऐसे कुछ लिखेगा या टू शो रेस्पेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। आंसर होगा डी। चलिए अगला बढ़ते हैं। एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कई तरीके से आंसर लिखता होता है। चलिए सुनेंगे ध्यान से, बहुत बार आ चुका है ये, आपके यूपीएससी तक के एग्जाम में आ चुके हैं ये इडियम्स, ऐसे इडियम्स है ये। एंड इन स्मोक, तो एंड का मतलब है खत्म होना, इन मतलब में, स्मोक मतलब धुएं में खत्म होना। क्या मतलब है धुएं में खत्म होना? सुनेगा ध्यान से। आप देखिए जब हम लोग दिवाली आती है या कोई त्यौहार आता है या कोई फेस्टिवल हो या नया साल हो या इंडिया जीत जाती है, तो हमारा मन करता है कि हम क्रैकर्स जलाएं, पटाखे फोड़ें उसको, ठीक है, पटाखे जलाएं, पटाखे फोड़ें। तो हम क्या करते हैं? पटाखे को ऐसे आग लगाते हैं, ठीक है। मान लो कि ये पटाखा है आपका, मान लो ये पटाखा है, हमने आग लगाया इसमें, ठीक है, ये पटाखा है, आग लगाया, और आग लगा के हम दूर भाग जाते हैं, ऐसे दूर भाग जाते हैं, इससे एकदम दूर ऐसे, ठीक है। और ये हमारे मन में इच्छा होती है कि ये ठा करके बजेगा। क्या करके बजेगा? ठा करके, ठीक, ऐसे बजेगा। लेकिन कई पटाखे ना शरारती होते हैं, सभी नहीं, कई। वो क्या करते हैं? धुआं देते हैं पहले, थोड़ा 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 थोड़ा, तो हमें लगता है अब बजेगा, अब बजेगा, और फिर एंड में ऐसे करते हैं, एकदम से बहुत सारा धुआं देते हैं, ठुस, बहुत सारा धुआं देके खत्म हो जाते हैं वो लोग। बजता नहीं है, ठा करके नहीं बजता, ऐसे करते हैं, ठुस, बस हो गया। तो हमारे साथ जो हमारे यार दोस्त होते हैं ना, वो भी साथ में होते हैं, वो बड़ा हंसते हैं, वो ताली बजा के कहते हैं फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। हम जब छोटे होते थे क्रैकर्स जलाते थे, और इस तरह का अगर कोई क्रैकर होता था, ऐसा कोई पटाखा होता था जो सिर्फ धुआं दे के खत्म हो जाता था, ठीक है, ठा नहीं बजता था, तो हमारे जो छोटे यार दोस्त होते थे वो क्या कहते थे? फेल हो गया, फेल हो गया। तो एंड इन स्मोक का मतलब ऐसा कोई काम करना जो आपने शुरू तो किया, उसको करने की कोशिश की कि हमारा कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट आए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, लेकिन वो फेल हो गया। तो इसका आंसर जो है एग्जाम में कई बार फेल लिखता है, कई बार लिखता है कम टू नथिंग। कम टू नथिंग कि मतलब कुछ भी नहीं मिला, कम टू नथिंग। और कई बार लिखता है कि डिडंट प्रोड्यूस वांटेड या डिजायर्ड या प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। कई बार ऐसे लिखता है कि डिडंट प्रोड्यूस वांटेड या डिजायर्ड या प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, इस तरीके से आंसर लिखता है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और बताइएगा देख के कि कौन सा आंसर है इसमें से, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप देखिए कौन सा आंसर है। एकदम पहला ही आपके सामने दिख रहा है ए, क्या है? फेल हो जाना, किसी चीज का फेल हो जाना, कम टू नथिंग या डिड नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड, वांटेड और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी तक इसे पूछा जा चुका है, वो भी यूपीएससी के मेंस इंग्लिश के एग्जाम में आ चुका है ये। चलिए अगला बढ़ते हैं। लिखा एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो क्या मतलब है? एट स्टोन्स थ्रो, देखिए थ्रो का मतलब फेंकना, स्टोन मतलब पत्थर, एट मतलब पर। किसी के ऊपर पत्थर फेंकना नहीं नहीं, ये मतलब नहीं होता है, इसका मतलब अलग है। एट स्टोन्स थ्रो, जैसे कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि आप जहां पंजाब में रहते हैं, आपका जो घर है वो स्टेशन से कितनी दूर है, कितनी दूर है? तो मैं कहता हूं कि माई हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द स्टेशन। मेरा जो घर है वो स्टेशन से स्टोन्स थ्रो की दूरी पर है। इसका मतलब यह, सुनना ध्यान से, मैं कहता होता हूं कि आप आओ, स्टेशन उतरो और बाहर निकलो स्टेशन के, एक पत्थर उठा लो, ठीक है, और पत्थर उठाकर ऐसे फेंक दो। थ्रो मतलब
फेंक दो। स्टोन उठाओ, स्टोन मतलब पत्थर, इसको उठाओ, और थ्रो मतलब फेंक दो। जितनी दूर पत्थर जाएगा उतनी ही दूर मेरा जो घर है स्टेशन से है। तो कितनी दूर पत्थर फेंक दोगे आप? 10, 20, 50 मीटर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा पत्थर। तो इसका मतलब यह है कि मेरा घर स्टेशन से बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। उसके लिए ना हमें कार करने की जरूरत है, ना उसके लिए हमें ऑटो करने की जरूरत है, ना रिक्शा, सिर्फ पैदल ही आदमी पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट में। तो एट स्टोन थ्रो का मतलब क्या हुआ? बहुत नजदीक, वेरी नियर। तो इसका आंसर कई बार वेरी नियर लिखता है, या कई बार नियर लिखता है, या वेरी क्लोज लिखता है, वेरी क्लोज। कई बार लिखता है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। इसका आंसर कई बार ऐसे लिख देता है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक, तो मेरा जो घर है वो बहुत ही नजदीक है स्टेशन से, एट ए स्टोन्स थ्रो। चलिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे कई बार पूछा जा चुका है, आप खुद पढ़ के बताइए कौन सा आंसर है इसमें से। एबीसीडी में आंसर करेंगे। बिल्कुल सही, एकदम पहला ही हमारे सामने है, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। आंसर इज ए। ठीक है, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं मोस्ट रिपीटेड पढ़ा रहा हूं, और बड़े ही शानदार तरीके से बस आप सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा, और 7 क्वेश्चन आप बनाते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एट स्नेल्स पेस। स्नेल्स पेस क्या मतलब है इसका? तो पेस का मतलब होता है गति, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, स्नेल मतलब होता है घोंघा, एट मतलब पर, मतलब घोंघे की गति पर। ठीक, तो स्नेल्स पेस घोंघे की गति। घोंघा एक वर्ड है, एक छोटा सा होता है जीव, घोंघा बोलते हैं। वो बहुत धीरे चलता है। अगर आपने वो घोंघा देखा हो, स्नेल देखा हो, आपने कभी देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप नेट पे चेक कर लेना। बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे। ठीक, कैसे चलता है वो? बहुत धीरे। तो इसी स्पीड से कह लो कि अगर कोई काम कर रहा है, मान लो कोई सरकार ब्रिज बना रही है, ब्रिज बनाने के लिए उसने रखा कि हम भैया 6 महीने में ब्रिज बना देंगे, और अगले 6 साल तक ब्रिज नहीं बना, अगले 16 साल तक ब्रिज नहीं बना, अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, अभी बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो काम है वो स्नेल्स पेस पे चल रहा है, यानी कि बहुत धीरे चल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से एट स्नेल्स पेस। स्नेल्स मतलब घोंघा, उसकी पेस जो होती है क्या होती है? बहुत स्लो होती है। ठीक, तो कई बार स्लो लिखता है, या कई बार वेरी स्लोली लिखेगा, या सिर्फ स्लोली लिख देगा। वेरी स्लोली, स्लो, या वेरी स्लो, आंसर में ऐसे लिखेगा आपको। ठीक है, चलिए आपके सामने है, आप पढ़कर बताएंगे क्या आंसर है। एबीसीडी में आंसर रहेगा। आंसर क्या है? डी। क्या लिखा है यहां पर? स्लोली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एट वंस विट्स एंड। सुनिएगा ध्यान से, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, एट वंस विट्स एंड। सबसे पहले आप एक वर्ड का मतलब समझिए कि इस विट का मतलब क्या होता है। कई बच्चों को ये विट का मतलब ही नहीं पता। अगर विट का मतलब याद रहे तो आपको 8-10 ईडियम्स वैसे ही नॉर्मली याद रहेगा। विट का मतलब होता है दिमाग, तेज, बुद्धि, चतुराई। तो यहां पे विट का मतलब जो है वो दिमाग से है, ब्रेन से है, हमारे ब्रेन, दिमाग, बुद्धि, चतुराई। विट का मतलब ये होता है ही इज विट्टी, ही इज वेरी विट्टी, बहुत चतुर है, चालाक है, विट। ठीक, बहुत दिमाग है उसके पास। तो विट का मतलब दिमाग। वंस मतलब होता है अपना। ठीक है, विट मतलब दिमाग, एंड मतलब एंड, दिमाग का एंड। तो मान लो आप कोई मैथ का क्वेश्चन निकाल रहे हो, ठीक है, और उस क्वेश्चन पे आपने पहली बार कोशिश की, नहीं हुआ, फाड़ के फेंक दिया, आपने फाड़ के पेज फेंक दिया। फिर आपने दोबारा कोशिश की, फिर से नहीं बना, आपने वो पेज फाड़ के फेंक दिया। फिर दोबारा कोशिश की, फिर नहीं बना, फिर फाड़ के फेंक दिया। फिर 54, 55, 56, मतलब 7 बार, 8 बार, 10 बार आपने कोशिश की, ठीक है, नहीं बना। पूरा दिमाग का घोड़े दौड़ा दिया, पूरा दिमाग का एंड लगा दिया। आप पजल्ड हो उस क्वेश्चन को लेके, बन ही नहीं रहा है। क्या हो? पजल्ड हो, तभी तो नहीं बन रहा ना। आपको समझ में आ रहा है लेकिन बन नहीं रहा। तो आप कह रहे यार मैं पजल्ड हो गया हूं इस क्वेश्चन को लेके। आपने अपने दिमाग का पूरा एंड लगा दिया, दिमाग का पूरा एंड लगा दिया, फिर भी नहीं बन रहा है। एंड में कह रहे यार समझ में नहीं, यार मैं पूरा पजल्ड हो गया हूं। तो पजल्ड, आपने पूरे दिमाग का एंड लगा दिया, फिर भी नहीं बन रहा है, यानी कि आप क्या हो? पजल्ड हो उस चीज को लेकर। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना। ठीक ना, खुद पढ़कर आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। आंसर एबीसीडी में बताएंगे, आंसर बताएंगे।
कौन सा आंसर है इसमें? आंसर क्या है? सी। क्या लिखा है यहां पर? पजल्ड। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इडियम्स है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप बहुत ही फेमस इडियम्स है, कई बार लगातार एग्जाम्स में आ चुका है। बच्चे इसे रटते हैं, भूल जाते हैं। सुनना ध्यान से, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उन्हें गैप का मतलब ही नहीं पता होता। गैप का अगर मतलब याद रहेगा तो ये वैसे ही याद रहेगा। इडियम्स बहुत इजी इडियम्स है। देखिए, गिफ्ट का मतलब होता है गिफ्ट, यानी कि आपको तोहफा मिला है। किस चीज का तोहफा मिला है? गैप का। गैप का मतलब होता है, हिंदी होता है बकबक। बकबक क्या हिंदी होता है? बकबक। कहते हैं ना कि बहुत बकबक करता है ये आदमी, बहुत बकबक करता है। लेकिन एक बकबक नेगेटिव सेंस में, एक बकबक पॉजिटिव सेंस में। यहां पे पॉजिटिव सेंस में है। कैसे? यहां पे गिफ्ट की बात हो रही है कि उसको बकबक करने का गिफ्ट मिला है, तोहफा मिला है। मतलब ये कि आप देखोगे जो हमारे पुराने नेता हुआ करते थे, संत महात्मा होते थे, वो बोलने में बहुत माहिर थे। जैसे स्वामी विवेकानंद, वो स्पीच देने में बहुत माहिर थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलने में बहुत माहिर थे। ठीक है, उनने स्पीच देने की कला थी उन लोगों में। जैसे हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। ठीक, तो जो भाषण देने में, बोलने में एकदम एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कि इन्हें गिफ्ट ऑफ द गैप है। ठीक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग वो लोग थे जिन्हें बोलने में महारत हासिल थी। तो इन्हें कहा जाता था कि इन लोगों को गिफ्ट ऑफ द गैप है। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब बकबक करने का तोहफा मिला हुआ है। ठीक, पॉजिटिव सेंस में। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हुआ है जिन्हें बोलने का टैलेंट हो। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग लिखेगा कई बार, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। कई बार लिखेगा एक्सपर्ट इन स्पीच, एक्सपर्ट इन स्पीच, या हु डिलीवर स्पीच वेरी एफिशिएंटली, जो बढ़िया से भाषण दे उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आंसर खुद पढ़कर बताएंगे कौन सा आंसर होगा। एबीसीडी में आंसर करेंगे। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होगा आंसर? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जो बोलने में माहिर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बरी द हैचे, बरी द हैचे, बरी द हैचे क्या होता है इसको सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहली बात देखिए, पहले मतलब समझिएगा। बरी का मतलब होता है दफनाना, बरी मतलब दफनाना, और हैचे मतलब होता है कुल्हाड़ी। बरी का मतलब होता है दफनाना, ओके, और हैचे मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। ठीक, अब सपोज कि गांव में दो लोग एक दूसरे पर मार काट पे एकदम उतारू हैं। दोनों लोग लेके तैयार है, मार देंगे, काट देंगे, कुल्हाड़ी लेके एकदम। उधर दूसरा भी तैयार है, हम भी मार देंगे, काट देंगे। दो लोग एकदम तैयार हैं। तभी गांव का मुखिया धड़ाधड़ आता है दौड़ के दोनों के बीच में, ए हटो 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 हटो, चलो चलो शांत हो जाओ। और दोनों से कहता है कि सबसे पहले दोनों अपना कुल्हाड़ी फेंक के दफना दो। कुल्हाड़ी क्या करो? फेंक कर दफना दो, और चलो शांति बनाओ गांव में। गांव में क्या बनाओ? शांति बनाओ। मारपीट नहीं करेगा कोई, मारपीट नहीं करेगा। चलो बरी द हैचे, बरी द हैचे, बरी द हैचे मतलब कुल्हाड़ी दफना दो, कुल्हाड़ी फेंक दो और शांति बनाओ, चलो गले मिलो। तो बरी मतलब होता है दफनाना, हैचे मतलब कुल्हाड़ी। अगर आप कुल्हाड़ी दफना दे रहे हो, इसका मतलब आप लड़ाई झगड़ा भूलकर शांति बना रहे हो। तो इसका आंसर जो है हमेशा एक वर्ड लिखता है मेक पीस। पीस मतलब क्या होता है? शांति। मेक पीस मतलब शांति बनाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब मैं बताता हूं कि कैसे एग्जाम में पूछेगा। ऐसे पूछेगा, आप मेरे को आंसर बताएंगे, एबीसीडी में आंसर करेंगे। पढ़िए और बताइए शांति से। बिल्कुल सही, पहला ही आंसर है टू मेक पीस। टू मेक पीस, शांति बनाना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला। बहुत ही ये फ्रेज है, इडियम्स और फ्रेज, ये फ्रेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब समझिए, बहुत ही इजी है। लिखा है टर्न डाउन। ठीक है, क्या लिखा है?
टर्न डाउन, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, सुनना ध्यान से। बच्चे इसे रटते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्या मतलब है टर्न डाउन? तो टर्न का मतलब होता है मुड़ना और डाउन का मतलब क्या होता है नीचे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे मुड़ जाना या मुड़ के नीचे जाना, ये मतलब नहीं है, मतलब कुछ और है। सुनिए ध्यान से। जैसे आज से 150-200 साल पहले की बात करें, या कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि 150-200 साल पहले जब अंग्रेजों का जमाना था, तो एक किसान जो है जाता है एक अंग्रेज अफसर के पास और कहता है कि मैं माई बाप कृपया करके मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, मेरी लगान माफ कर दीजिए, मेरा अनाज नहीं हुआ है इस साल, मेरा लगान माफ कर दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए माई बाप प्लीज। तो अंग्रेज अफसर कहता है अच्छा, कहता टर्न, तो किसान टर्न हो जाता है। कहता डाउन, तो किसान थोड़ा सा ऐसे डाउन हो जाता है, यूं करके ऐसे डाउन हो जाता है। अंग्रेज क्या करता है, घूम के उसको एक लात मारता है उसके पिछवाड़े पे और कहता है भाग जा यहां से, तेरे रिक्वेस्ट रिजेक्ट करता हूं मैं, भाग जा। तो अंग्रेज क्या करता है, किसान को टर्न करता है, टर्न करके उसको क्या कहता है डाउन हो जा, और फिर पिछवाड़े पे एक लात मार के भगाता है, ठीक है, और उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। उसकी रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिजेक्ट। ठीक, तो मान लो आपसे कोई किसी बात की कोई रिक्वेस्ट करे और आप उसको ऐसे बोलो कि नहीं मैं नहीं मानता, रिजेक्ट कर देते हो। तो कई बार ऐसे लिखता होता है कि द बॉस टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट, उसने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आंसर में अक्सर रिजेक्ट लिखता है। नाउ ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में टर्न डाउन, इसका आंसर बताएंगे, पढ़कर क्लियर करेंगे मेरे को कौन सा आंसर होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट या एक्सेप्ट। सिंपल सी बात है, आपके सामने आंसर कौन सा होगा, सी। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट। टर्न हो जाओ, थोड़ा डाउन हो जाओ, अब पिछवाड़े पे दे लात, भाग इधर से, तुम्हारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। तो टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट। ठीक है, ओके। अगला है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर का क्या मतलब है, सुनिए। आपने इस हिंदी में कहावत सुनी होगी, आग में घी डालना। ठीक, जैसे 12th का रिजल्ट आया, रिजल्ट चेक किया एक बाप ने, तो देखा उसका बेटा फेल हो गया तीसरी बार। ठीक, तो बाप ने उसको पीटना स्टार्ट किया, आधे घंटे तक मारा। उसके बाद सांस ले रहा था बाप, बेटा भी एक साइड में लेकर सांस ले रहा है, आधे घंटे पिटाई हुई है भाई, आधे घंटे पिटाई हुई है। तब तक उसका बेस्ट फ्रेंड आ गया मिठाई का डब्बा लेके, प्रणाम अंकल, प्रणाम चाचा जी, मिठाई खाइए। तो पिताजी ने पूछा कि किस बात का मिठाई खिला रहे हो, तो उसने कहा कि हम फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। क्या पास हुए? फर्स्ट डिवीजन। अब वो मिठाई का लड्डू उठाए थे, ठीक, और फिर अपने बेटे को देखा, लड्डू उन्होंने वापस रख दिया और अपने बेटे को फिर 15 मिनट पीटा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में, एक तो खराब सिचुएशन है, सुनना ध्यान से, एक तो ऑलरेडी खराब सिचुएशन है, और वैसी सिचुएशन में उसका दोस्त आके लड्डू खिला रहा है, तो इसका मतलब कि उस सिचुएशन को और खराब कर रहा है, क्योंकि उसके पिता उसको पीट के साइड हो चुके थे, आराम कर रहे थे कि अब सोचोगे हम नहीं पीटेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में उसका दोस्त आता है, लड्डू खिलाता है, कहता है मैं पास हो गया हूं। ठीक है, तो एक तो ऑलरेडी खराब स्थिति है, उस खराब स्थिति को और खराब करना ही कहलाता है एड फ्यूल टू द फायर। मतलब घर में आग लगी है, पानी डालना है और आप पेट्रोल और डीजल डाल रहे हो उसको बुझाने के लिए, तो और आग लगेगी ना। तो एड फ्यूल टू द फायर का आंसर रियल में हिंदी में हम लोग ऐसे कहते हैं, खराब स्थिति को और खराब करना। तो दो तरीके से आंसर लिखता है, कई बार लिखता है इंसाइट। क्या लिखता है? इंसाइट, भड़काना, या कई बार लिखता है वर्सन द सिचुएशन, ऐसे लिखता है, वर्सन द सिचुएशन। ठीक है, आंसर कई बार इंसाइट लिखेगा, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, एंड वर्सन द सिचुएशन, खराब स्थिति को और खराब करना। ठीक, चलिए अब पढ़ेंगे एड फ्यूल टू द फायर। पावर नहीं है यहां पे, ये थोड़ा गलत लिखा है, एड फ्यूल टू द फायर है। ठीक है, ऐसे है, टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। एड फ्यूल टू द फायर, आंसर बताएंगे, चलिए फटाफट। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका? सी, इंसाइट। क्या होगा? इंसाइट। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? स्कॉट फ्री। क्या लिखा है? स्कॉट फ्री। बहुत ही इजी है ये, स्कॉट फ्री। देखिए, अगर
आपको स्कॉट का मतलब याद रहा तो हमेशा आपको इसको बना सकते हैं। स्कॉट, स्कॉट का मतलब होता है पुलिस। स्कॉट का मतलब पुलिस, ठीक है। जैसे पूरी दुनिया में एक देश है स्कॉटलैंड, वहां की पुलिस बहुत फेमस है। पूरी दुनिया में जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो वहां पर घटना की जांच के लिए, छानबीन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए ना अमेरिका की पुलिस को बुलाया जाता है, ना रशिया की, ना इंग्लैंड की, ना इंडिया की, ना ही चाइना की पुलिस। वहां जाती है स्कॉटलैंड की पुलिस, क्योंकि स्कॉटलैंड की पुलिस पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। तो स्कॉट का मतलब होता है पुलिस और फ्री का मतलब होता है फ्री हो जाना, आजाद हो जाना। तो पुलिस से फ्री होके भाग जाना। तो मान लीजिए किसी को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा है, ठीक, और बीच में ही वो धोखा देकर पुलिस से बच के भाग गया। पुलिस, स्कॉट मतलब पुलिस से बच के क्या हो गया, वो फ्री होके भाग गया, स्कॉट फ्री हो गया, पुलिस से बचकर वो भाग गया। तो पुलिस से बचकर अगर वो भाग गया तो उसे बिना सजा पाए वो भाग गया, बिना सजा पाए। तो स्कॉट फ्री का मतलब होता है अनपनिश्ड, अनपनिश्ड, बिना सजा पाए भाग जाना, इसका मतलब अनपनिश्ड, बिना सजा पाए, ठीक है। या कई बार आंसर में लिखेगा डिड नॉट पनिश, कई बार लिखेगा अनपनिश्ड, इस तरीके से लिखेगा, ठीक है। चलिए आपके सामने है आप ऑप्शन और खुद देखकर बताएंगे, एबीसीडी में आंसर देंगे और बताएंगे कौन सा आंसर सही है। चलिए बताएंगे। अनलिमिटेड, अनपनिश्ड, सीधे आपको दिख रहा है अनपनिश्ड, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में इस तरीके से 1 सेकंड में बनाइए, जैसे ही आंसर दिखे टिक करिए, आगे बढ़िए, समय बचाइए, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जहां आंसर मिल जाए वहीं से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ओके, तो ये था हम लोग का अब तक का, हमने 13 पढ़े टोटल इडियम्स। बाकी जो है हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको लगातार बने रहिए। आपको इसी तरह हम इडियम्स पढ़ाते रहेंगे और आप गवर्नमेंट जॉब निकालते रहेंगे। आप लोग की बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। इडियम्स पढ़ाएं या आपको मैं एंटोसाइनो पढ़ाऊं या मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ाऊं, गारंटी इस बात की कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको कहानियों में लिंक से और कंसेप्ट से, इस मेथड से पढ़ाया जाएगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद।